नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जूनियर क्लास के लिए कक्षा 6, 7, 8 या उससे छोटी 4, 5 की कक्षाओं के लिए भी गणित की कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपको जानना नितांत आवश्यक है। और आप जानते भी होंगे, एक तरह से रिवीजन कर लीजिए, और नहीं जानते हैं तो जान भी लीजिए। तो आज हम बिल्कुल इसका शुरुआत गणित का मतलब होता है गणना। तो उसमें हम कई प्रकार की गणनाएं करते हैं। तो उन्हीं गणनाओं में से एक गणना है जो हम भूमि संबंधी गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं? भूमि संबंधी विभिन्न गणनाओं को करते हैं। जैसे धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप देखते हैं। भूमि को मापा जाता है तो उसमें कहीं त्रिभुज दिखाई पड़ता है, तो कहीं चतुर्भुज है, कहीं आयत, वर्ग, वृत्त, तमाम प्रकार की संरचनाएं उसमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज हम शुरू करते हैं उन्हीं सारी चीज़ों का बिल्कुल बेसिक चीज़। तो हम आज शुरू करेंगे यहाँ पे रेखा गणित। क्या शुरू करेंगे? रेखा गणित। इसको हम कहते हैं जियोमेट्री। ये जियोमेट्री शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो और दूसरा शब्द जो है वो है मेट्री। जियो का मतलब होता है भूमि, ठीक, और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा गणित के अंतर्गत हम भूमि के मापन से संबंधित गणनाओं का अध्ययन करते हैं। किसका? भूमि की मापन संबंधी गणनाओं का अध्ययन या मापन संबंधी अध्ययन जो होता है वो हम किसके अंतर्गत करते हैं? रेखा गणित के अंतर्गत करते हैं। तो रेखा गणित जो होता है, इसमें आप देखें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। और अगर उन संरचनाओं की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो हमको एक बिंदु, एक ऐसी संरचना हमको दिखाई पड़ती है कि जिस पे ये पूरा आपका रेखा गणित एक तरह से निर्भर करता है। बिना उस संरचना के रेखा गणित से संबंधित कोई भी संरचना बन नहीं सकती है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं। जैसे वो संरचना कौन सी है? वो संरचना है बिंदु, ठीक है, ठीक, पॉइंट जिसको कहते हैं। अभी बताते हैं बिंदु क्या है। बिंदु से मिलकर के क्या बनता है? रेखा बनती है। रेखा से मिलकर के कोण बनता है। रेखा से मिलकर के त्रिभुज बनता है। रेखा से मिलकर चतुर्भुज, पंचभुज, जो भी आकृतियां आप देखते हैं वो सब रेखा से मिलकर के बनती हैं। उसमें कोण भी रहता है। तो अगर हम देखें तो कोण बिना रेखा के नहीं बन सकता, रेखा बिना बिंदु के नहीं बन सकता, ठीक। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरे रेखा गणित की जो आधारशिला है वो इसी एक बिंदु पर स्थित है। और अभी आप देखेंगे कि पूरा रेखा गणित उसी पर निर्भर है, लेकिन वो कोई संरचना है ही नहीं है, ठीक। एक तरह से देखें, अभी बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे, बिंदु क्या है। तो आइए अब इसमें हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ रहे हैं, कितना आप समझ गए होंगे कि रेखा गणित में हम करते क्या हैं। तो रेखा गणित के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ऐसी गणनाओं को करते हैं जो भूमि से संबंधित हों, ठीक। अब इस भूमि संबंधी गणना को, अब ये तो है नहीं कि हम कोण बनाएंगे तो ज़मीन पर ही जाकर नापेंगे, ठीक। ज़मीन पर कोई, जैसे आप खेत नापते हो तो उसका कोई कोण बना होता है ना, तो आप बोलते हो कि ये कोना है, तो कोना को हम कोण कहते हैं, ठीक। तो अब उस कोण को अगर मापना हो ना, तो आप उसका क्या करते हैं? एक उसका मॉडल बना लेते हैं, या आप वहीं नाप लेते हैं, या उसको आप कापी पे रख करके। तो रेखा गणित भूमि से संबंधित गणना जरूर है, लेकिन इसका जो हम अपने जीवन में करते हैं वो तो उपयोग है ही है भूमि मापन से, लेकिन पढ़ने के लिए इसको हम क्या करते हैं? अपनी कॉपी और किताब का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बिंदु क्या है।
बिंदु के बारे में अगर हम देखें, बिंदु कहेंगे किसको? ठीक, तो बिंदु, ये है बिंदु। ठीक, दिखाई नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक, बिंदु के लिए अगर इसको परिभाषित किया जाए तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे समझते हैं। कैसे? कि ऐसी संरचना जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो और न गहराई हो, किंतु आँख से दिखाई पड़ती हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु। ऐसी रचना या ऐसी संरचना जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, न गहराई हो, किंतु आँख से दिखाई देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु या पॉइंट कहते हैं। लेकिन ऐसा समझने के लिए है, अगर इस पे टीका टिप्पणी की जाए तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आज इतनी विज्ञान इतनी प्रगति कर लिया है, जो चीज़ें आँख से नहीं दिखाई पड़ रही हैं उनकी भी गणना कर रहा है। ठीक, ये तो आँख से दिखाई पड़ती है, तो कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होगी ही। ठीक, लेकिन ऐसे साधारण रूप से समझने के लिए हम ऐसे करते हैं कि इसकी, जैसे हम स्केल का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं आप मापने के लिए, तो आप स्केल से इसको नहीं माप सकते हैं। इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास जो साधारण मापक यंत्र हैं, उनकी सहायता से इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई हम नहीं माप सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नगण्य हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए इस संरचना को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ठीक, इसको आप दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु जो होता है, ये समझिए जैसे ऐसे आपने रख दिया कि यहाँ पर एक गोल संरचना जैसे वृत्त होता है, उस जैसी संरचना बन जाती है। ठीक, तो अब इसको हम ये कह सकते हैं कि शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को हम बिंदु कहते हैं। शून्य त्रिज्या वाले वृत्त को हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। शून्य त्रिज्या अगर शून्य है ना, तो जो वृत्त बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? बिंदु कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं ना। लेकिन अभी बताए, कभी हम माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर में गणना इसकी कर सकते हैं ना, लेकिन अपने साधारण यंत्रों से हम इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो आप ये जानते रहिए कि ऐसी संरचना जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो और न गहराई हो, किंतु आँख से दिखाई पड़ता हो, उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अब बिंदुओं से मिल के क्या बनता है? बिंदुओं से मिल करके बनती है रेखा। बिंदुओं से मिल के क्या बनेगा? रेखा बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेखा क्या होता है। एक बहुत सीधी, सरल और छोटी परिभाषा आप देखिए और यही याद रखिए, बिंदुओं के चल मार्ग को हम रेखा कहते हैं। बिंदुओं के चल मार्ग को हम रेखा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यह है एक बिंदु है और ये बिंदु इस तरह से ऐसे ऐसे चलता चला जाए। ठीक, तो जिधर ये जिस पथ से होके जा रहा है, जिस मार्ग से होकर के बिंदु हैं ये गत किया, इसी को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बिंदुओं के चल मार्ग को हम रेखा कहते हैं। ठीक, ये संरचना आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगी, रेखा। ठीक, रेखा, बिंदुओं के चल मार्ग को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा में एक बात होती है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक, अब ये यहाँ तीर आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि अनंत, पता नहीं कहाँ तक इधर जाएगी। और ये यहाँ पे तीर का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब ये अनंत, पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा। तो इस तरह से अगर ये संरचना आपको दिखाई पड़े और इस तरह से इसमें तीर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई जो होती है वो अनंत होती है। ठीक, अब तो जब रेखा की लंबाई अनंत होगी तो हम इसको मापेंगे कैसे? तो हम गणनाएं कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या होते हैं कि हम अंत बिंदु को निर्धारित करते हैं। हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेखाखंड। क्या कहेंगे उसको? रेखा खंड कहते हैं। जैसे एक बिंदु है, ये रेखा है, इस पे हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया ए, एक बिंदु यहाँ ले लिया बी, तो
इनके बीच की दूरी हुई, ये जो दूरी हुई इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। ये जो दूरी आप देख रहे हैं यहाँ से बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी के मध्य जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो हम सामान्य रूप से जो रेखा गणित में गणनाएं करते हैं तो ये रेखाखंड का ही करते हैं, लेकिन साधारण भाषा में हम बोलते हैं रेखा ना, ये गलत है। वो हमको बोलना क्या है, रेखाखंड। ठीक, अनंत दूरी की रेखा हम खींच दिए, यहाँ पे बिंदु लगा दिए, तो हमको बस इसकी चर्चा करना है। और ये हो क्या गया, एक बिंदु यहाँ मिला, दूसरा बिंदु यहाँ मिला, तो क्या हो गया, तो रेखा नहीं रह गया, ये तो हो गया रेखाखंड। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेखाखंड। रेखाखंड जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो निश्चित बिंदुओं की बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहेंगे हम, रेखाखंड। ठीक, तो इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड। तो रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर हो गया, रेखा में आप देख रहे हैं कोई अंत बिंदु नहीं है, रेखा में कोई अंत बिंदु आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक, और रेखाखंड में क्या है, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड में क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। ठीक है, अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, किरण। किरण, किरण में क्या होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, दूसरा अंत बिंदु नहीं होता। जैसे यहाँ से ये है, ये एक रेखा है, ठीक, अब इधर पता नहीं कहाँ तक जा रही है, लेकिन एक बिंदु क्या है, ए है, इसका मतलब कि इसके इधर तो नहीं जाएगा, लेकिन इधर कहाँ तक जाएगा ये निश्चित नहीं है। इसमें एक अंत बिंदु होता है, इसको हम कहते हैं किरण, रे। जिसमें दो अंत बिंदु होता है उसको हम कहते हैं रेखाखंड। जिसमें एक भी अंत बिंदु नहीं होता है उसको हम कहते हैं रेखा। एक अंतर आप जान गए कि जिसमें कोई अंत बिंदु ना हो, ठीक, लंबाई निश्चित ना हो, वो क्या है, रेखा है। जिसमें एक अंत बिंदु हो लेकिन दूसरा अंत बिंदु ना हो, वो किरण है। और जिसमें दो अंत बिंदु हों उसको हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो रेखा गणित में हम सामान्य रूप से रेखाखंड की चर्चा करते हैं, उसी को सामान्य भाषा में हम रेखा रेखा बोलते हैं। ठीक, तो आप इसमें अंतर आप जानते रहिए। अब आइए हम देखते हैं रेखा के प्रकार, रेखा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो रेखाएं वैसे दो प्रकार की होती हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा, और दूसरा क्या है, वक्र रेखा। ठीक, अब सरल का मतलब होता सीधी रेखा, सीधी रेखा, और वक्र का मतलब होता टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये रेखा दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, या जिसको हम क्या कहते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। सरल रेखा किसको कहेंगे, सरल रेखा। ठीक, तो सरल रेखा तुम कह रहे हैं लेकिन निकलेगा रेखाखंड ही। जैसे दो बिंदु यहाँ पे ले लिए गए, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी। ठीक, अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को आप मिलाइए। ठीक, इस बिंदु से आप इस बिंदु पर जाइए, इस बिंदु से इस बिंदु पर जाइए, तो कई रास्ते हो सकते हैं। देखते हैं, ये पहुंच गए हम, दूसरा पहुंच गए, तीसरा भी पहुंच गए, चौथा भी पहुंच गए। ठीक, और एक हम ऐसे पहुंच सकते हैं। ठीक, अब इसमें ये कई रास्ते हैं, मान लेते हैं रास्ता ए हुआ है, रास्ता बी हुआ है, रास्ता सी हुआ है, रास्ता डी हुआ है, रास्ता ई हुआ। तो आप इसमें कई रास्ते देख रहे हैं कि कई रास्ते से हम बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंच रहे हैं, कई रास्ते हमें हैं। तो इसमें हमको देखना है कि जो इसमें सबसे छोटा रास्ता है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा हो जाएगा। लेकिन
सबसे सीधा मतलब सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा है कि नहीं वो अलग बात है। यहाँ पर यह है कि उससे और दूसरा छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी, ठीक। यहाँ पर एक रास्ता हमने ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ठीक है। चलिए एक और बना देते हैं। ये हम पहुँच गए बी पर। अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे छोटा रास्ता ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? बी है ना। लेकिन ये सीधी रेखा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम इससे छोटा रास्ता बना सकते हैं। हम इससे छोटा रास्ता बना सकते हैं, तो वह रास्ता जिससे और छोटा रास्ता ना बनाया जा सके उस रेखा को हम क्या कहेंगे? सरल रेखा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ए बी सी डी ई 5 रास्ते हैं। इन 5 में अगर हम सी को देखें तो क्या है? सी से छोटा कोई रास्ता और बनाया जा सकता है क्या? सी से छोटा कोई और रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम सी को क्या कहेंगे? सीधी रेखा। सी को क्या नाम दिया गया? सीधी रेखा या सरल रेखा, ठीक है। ये क्या हो गया? सी यहाँ पे सीधी रेखा हो गया। इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। अब यहाँ पे बात ये नहीं आती है सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा तो ये बना हुआ है यहाँ पे ना। यहाँ पे हमको ये देखना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला ऐसा रास्ता या ऐसा पथ जिससे और छोटा पथ न बनाया जा सके। इसका मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? सरल रेखा। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे सरल रेखा जो हो सकती है, ठीक है, होती नहीं है, कहेंगे हो सकती है। होती की बात करें, देखिए यहाँ तो होती तो है, ये सबसे छोटी है रेखा हो, ये है ना, तो इसमें नहीं, लेकिन अभी इससे छोटा हो सकता है ना, तो ये बना दिया हमने। अब इससे छोटा और नहीं बनाया जा सकता है। जब इससे छोटा और नहीं बनाया जा सकता है तब ये सीधी रेखा है। अगर इससे छोटा बनाया जा सकता है तो सीधी रेखा नहीं होगी, ठीक। तो ये हुआ सीधी रेखा। वास्तव में सीधी रेखाएं जो होती हैं उन्हीं को हम रेखा कहते हैं। वक्र रेखाएं कोई रेखा नहीं है। लेकिन अब आता है भाई इसको हम क्या कहेंगे? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहेंगे। तो अब आता है नंबर वक्र रेखा किसे कहेंगे? वक्र रेखा की अगर हम बात करें तो वे रेखाएं जो सीधी रेखा से बड़ी हों, ठीक। या इसको आप कह लीजिए कि सरल रेखा को छोड़ करके जो भी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं? वक्र रेखा होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा जो हो सकती है उसके अतिरिक्त जो भी रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं या वक्र रेखा होती हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बिंदु ए बी को मिलाने के लिए सी खींचा गया है। सी से छोटी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है, इसलिए सी क्या हुआ? सीधी रेखा हुआ। इसके अलावा जो भी रेखाएं बचती हैं सब क्या हैं? वक्र रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये सारी रेखाएं क्या हो जाएंगी? वक्र रेखा हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या है? वक्र रेखा है, ठीक। तो अब समझ रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि रेखा क्या होता है। बिंदुओं की चल मार्ग को हम रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने के लिए जो सबसे छोटा पथ खींचा जा सकता है वो सरल रेखा होती है। वक्र रेखा सरल रेखा के अतिरिक्त जो भी रेखाएं दो बिंदुओं को मिला रही हैं उनको हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। इससे ज़्यादा और छोटी रेखा नहीं खींची जा सकती है सरल रेखा से, ठीक। ये तो हुआ एक, अभी हमने बस केवल एक एक की बात किया। ये हो गया रेखा, ये हो गया किरण, हाँ, और ये हो गया रेखाखंड। अंतर तो इतने समझ गए होंगे। इसमें एक भी अंत बिंदु नहीं है। यहाँ पे जो ये लिखा, ये इसको हम क्या कहते हैं? अंत माने अंतिम। इधर से अंतिम ये, इधर से अंतिम ये है ना। अब इधर कहाँ तक जाता है इससे हमसे कोई मतलब नहीं। हमको जो गणना करना है वो इसी के बीच की करना है। और कहाँ तक जाती है इससे हमसे कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक। तो जो हम गणनाएं करते हैं हमेशा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? एक रेखा खंड हो जाएगी। ये किरण है, इसका एक अंत बिंदु तो हमको पता है, एक अंत बिंदु हमको पता है ये है। अब ये इधर कहाँ जाएगा पता नहीं है। इसमें देखिए कोई अंत बिंदु नहीं पता है।
अब दो बिंदु यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, तो जहाँ हम दो बिंदुओं को ले सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे एक ये रेखा है, इस पे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी ले लिया गया। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ए से सी की दूरी, कई बिंदु हमको ज्ञात हो गए, यहाँ की दूरी नापेंगे तो कहेंगे रेखाखंड ए सी, यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे तो कहेंगे रेखाखंड ए बी, यहाँ से यहाँ तक का नापेंगे तो कहेंगे रेखाखंड बी सी। देखिए इसमें है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं, दो ही बिंदु के बीच माप रहे हैं, चाहे इसके बीच माप लीजिए, चाहे इसके बीच माप लीजिए, चाहे इनके बीच माप लीजिए, ए और सी के बीच मापेंगे तो बी कट जाएगा। ठीक, तो रेखाखंड जो होगा वो हमेशा दो बिंदुओं के मध्य ही रहेगा। ठीक, अगर और ज़्यादा बिंदु हैं तो हम उनके अलग अलग चलेंगे, जैसे यहाँ से ए से बी, ए बी हो गया, और यहाँ चलेंगे बी से सी, बी सी। ठीक, तो इस प्रकार से रेखाखंड हो गया। अभी इसमें सब एक देख रहे हैं। अब यहाँ पे आता है, इन्हीं रेखाओं से मिलकर के बनता है कोण। इन्हीं रेखाओं से मिलकर क्या बनता है, कोण। जो रेखा गणित में अगली संरचना और बहुत महत्वपूर्ण होती है वो क्या है, कोण है। तो कोण तो आप जानते ही हैं, कोण का मतलब होता है कोना। आप खेत में देखे होंगे, घर में देखे होंगे, रूम है तो रूम में जिसको आप कहते हैं कोना, तो इसी कोना को हम कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं इसको क्या नाम दिया गया, कोण, एंगल कहते हैं इसको। अब कोण होता क्या है, हम तो बड़ा आसानी से देख गए कि कमरे में कोना है तो ये कोण हो गया, वो कोना है, मेज का ये कोना हो गया, खेत का ये कोना हो गया, ये तो हम समझ लेते हैं कि कोना है, यही कोण है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कोण होता क्या है बताइए, तो क्या करेंगे, तो आदमी को पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे कमरे के कोने पर, देखो ये कोना है, ये कोण है, ऐसा करेंगे। हाँ, हमने पूछा कि कोण क्या है बताओ, तो आप हमको पकड़ के ले जाओ कमरे के कोने, ये देखिए कोण है, तो ये तो नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए एक सीधी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें जो भी रचनाएं आप रेखागणित में पढ़ेंगे सब में सरल रेखाओं का ही प्रयोग होगा। ठीक, चाहे रेखा पढ़ेंगे, कोण पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, उसके बाद आप चतुर्भुज पढ़ेंगे, वर्गायत पढ़ेंगे, जो भी रहेगा सब में सरल रेखा की बात रहेगी। ठीक, वक्र रेखा सिर्फ आप जानते रहे, वास्तव में कोई रेखा होती नहीं, वक्र जो रेखा है वो क्या है, सरल रेखा है। तो कोण का मतलब होता है कि जब दो सरल रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है, चलिए मान लेते हैं रेखा ए बी हो गया, रेखाखंड है, अब आगे कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं। ठीक है, और एक मान लेते हैं सी डी है, तो ये देखिए सीधी है ना, और एक दूसरे को काट रही हैं ना। अगर ये दोनों रेखाएं इस तरह से ऐसे चली जाएं तो कोई कोण बनेगा, कोई कोण नहीं बनेगा। इसका मतलब हुआ कि कोण बनाने के लिए दो सरल रेखाओं का एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करना आवश्यक है। ठीक, एक दूसरे को काटना आवश्यक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, जैसे मान लीजिए यम बिंदु पर काट रही हैं, जब दो सरल रेखाएं काटती हैं तो इस संरचना यहाँ पे तो ये देखिए, जब दो सरल रेखाएं
एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, ये जो कटान बिंदु होता है, इस कटान बिंदु पर क्या होता है, इन रेखाओं के बीच क्या होता है, कुछ झुकाव होता है। क्या होता है, कुछ झुकाव होता है। इसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए रेखा सी और यम मान लेते हैं हम, अब न कट गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक हुआ, तो इसके और इसके बीच में, इनके मध्य में जो झुकाव है, इसको हम क्या कहेंगे, कोण। अब अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी और इसकी, यहाँ पर ये झुकाव है, इसकी बात कर लें तो ये झुकाव है, यहाँ पे कर लें तो ये झुकाव है। तो इसका मतलब हुआ जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो कटान बिंदु पर दो रेखाओं के जो आपसी झुकाव होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण। ठीक, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, तो कटान बिंदु पर दो भुजाओं के आपसी झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देख गए दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और यहाँ पे जो इनका झुकाव हो रहा है, इसी झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब यहाँ पे कोण के प्रकार की बात करें तो आप जानते ही होंगे, कोण तो आप पढ़े होंगे। ठीक, कोण सामान्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, और बृहत् कोण। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु है, ठीक, और यहाँ इसी बिंदु पर आपने घूमना प्रारंभ किया। चलिए आप यहाँ से शुरू किया, ऐसे घूमते चले गए। ठीक, यहाँ से आपने शुरू किया, यहाँ पे इसके चारों तरफ यहाँ से आप घूमना चालू किए, यहाँ से आप शुरू किया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते अगर हम इसको बांट दें, ठीक है, तो इसको 360 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 360 बराबर भागों में बांटा गया है। तो इसीलिए किसी बिंदु पर जो कोण बन सकता है वो अधिकतम कितने अंश का बन सकता है, 360 का। ठीक, क्योंकि 360 में एक चक्कर पूरा हो जाता है। घड़ी होती है, उसकी सुई एक जगह से, जैसे 12 से शुरू करिए, घूमना शुरू करती है, तो घूमते 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 पुनः 12 पहुंच गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 360 अंश घूम चुकी। एक चक्कर लगाया तो 360 अंश हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे रेखाओं पर जो कोण बनते हैं, जैसे यहाँ की बात करें तो हम मान लीजिए यहाँ आ गया, चलिए मान लेते हैं 10 अंश हो गया, 20 अंश का, 30, 60, 90 ऐसे, तो घूमते घूमते अंत जो फिर यहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, तो कितना चक्कर लगा लिया, वो 360 अंश का। ठीक, तो कोण को हम मापते हैं, इसको अंश बोलते हैं या डिग्री बोलते हैं। तो एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन सकता है। तो इसके आधार पर अगर हम इसको बांटें तो 5 प्रकार के कोण हमको दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन सा, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋज कोण और बृहत् कोण। न्यून कोण के बारे में आप जानते हैं, ये क्या होता है, 90 अंश से कम, ये सब आप जानते हैं। सम कोण जो होता है 90 अंश का, अधिक कोण 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक, और 180 अंश से कम। ठीक, ऋज कोण 180 अंश का, ये जानते ही आप। बृहत् कोण 180 से अधिक और 360 से कम। ठीक है, 360 अंश से कम रहेगा, तब तक उसको हम क्या कहेंगे, घूम 360 पहुँच गया तो उसको हम साधारण भाषा में संपूर्ण कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संपूर्ण कोण। जहाँ से चला था फिर वहीं आगे चक्कर संपूर्ण हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। लेकिन ये एक संपूर्ण कोण बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसी रेखा के ऊपर रेखा खींचना पड़ता है, ऊपर वाली रेखा नीचे वाली ढक लेती है ना। तो ये हुआ बृहत् कोण। ये 5 प्रकार के सामान्य कोण होते हैं। इसको हम समझ रहे हैं कि आप कक्षा 4-5 से पढ़ते होंगे।
और ये आपको आता होगा, लेकिन रिवीजन के लिए आपने इसको देख लिया। ये तो हो गया एकल कोण, मतलब एक ही कोण है, ठीक है। जैसे एकल कोण में जैसे एक ही कोण की बात हम करें, जैसे ये हो गया, ठीक। ये कोण मान लेते हैं ABC। नाम कैसे हम पढ़ते हैं, जो मध्य में रहता है यही कोण होता है। जैसे कोण B कह सकते हैं इसको, लेकिन अब कोण B तो आपने कह दिया ना। अब जरा बोलिए, अब कोण B हम इसको कहें कि इसको कहें, कोण B दोनों है, तो ये तो कम है, ये ज़्यादा है ना, इसलिए इसका नाम हम कैसे करते हैं। अब इसको देखिए, हम कहेंगे अगर इसकी बात करेंगे कोण ABC, अगर इसकी बात करें कोण ABD, ठीक, ये इसका नाम होता है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और मध्य वाले को लेते हुए अगले को बढ़ जाएंगे, तो इस तरह से इसका नामकरण होता है। तो जो एकल कोण है, जैसे अभी ये अकेला है, ठीक है, एक ही कोण यहाँ पे है, ये है, मान लेते हैं ये क्या है, एकल कोण है ना। अब दो कोण एक साथ हैं, तो दो कोण एक साथ हैं, तब उसको हम कहेंगे युग्म कोण। क्या नाम देंगे उसको, युग्म कोण। जैसे मान लेते हैं कि एक कोण और बना दिया गया, क्या कह देंगे इसको, युग्म कोण। दो साथ हो गया कि युग्म हो गया, नहीं होगा, ठीक। युग्म कोण का मतलब होता है कि दो ऐसे कोण रहेंगे, दो, लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त क्या है कि उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोण बना दे रहे हैं हम, ये देखिए, ये कोण A, ये लीजिए कोण ABCD, इसमें देखिए दो कोण है, पहला कोण ये है, दूसरा कोण ये है। पहला कोण DBA है ना, और इसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है ना। इस कोण की एक भुजा क्या है, BD, इस कोण की, और इसकी क्या है, और दूसरी भुजा क्या है, BA है ना। और इसकी ज़रा देखिए, इसकी एक भुजा क्या है, BA है, और दूसरी क्या है, BC है। इसमें आप देख रहे हैं BA, ये एक ऐसी भुजा है जो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। जब इस तरह रहे कि दो ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जिनकी एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ, माने दोनों कोणों में गिना जाए उसको ना, तब उसको हम क्या कहेंगे, युग्म कोण कहते हैं। युग्म कोण ऐसा मत समझिएगा कि दो कोण इस तरह से बन गए तो उसको हम कहते हैं युग्म कोण, ऐसा नहीं है। युग्म कोण के लिए है कि दो कोण हो और उनकी एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में हो। जब वो दोनों में रहेगी तब इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे, ठीक। इस कोण में भी है, इस कोण में भी है, तो ये जो कोण बन के तैयार हुआ इसको क्या कहते हैं, हम युग्म कोण कहते हैं। युग्म कोण सामान्य रूप से दो भागों में बांटे गए, मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं कोट पूरक और दूसरे को क्या कहते हैं, समपूरक। क्या है, युग्म कोण ये दो प्रकार के होते हैं, बहुत आसान है। कोटि पूरक, पहला क्या है, कोटि पूरक, और दूसरा क्या है, समपूरक। कोटि पूरक और समपूरक। कोटि पूरक कब कहेंगे, समपूरक कब कहेंगे। कोटि पूरक कब होगा, कोटि पूरक होगा जब दोनों युग्म कोणों का जो मान होगा वो 90 अंश हो। एक युग्म कोण है, उसमें दो कोण हैं, और उन दोनों कोणों के अगर हम माप की बात करें तो दोनों कोण मिल करके क्या बनाते हैं, 90 अंश का, ठीक है। दोनों का मान कितना रहेगा, 90 अंश, और समपूरक का क्या रहेगा, इसका 2 गुना, 180 अंश, ठीक। तो समपूरक मतलब कोटि पूरक क्या हुआ, ऐसा युग्म कोण जिनके दोनों कोणों का योग 90 अंश का हो, उसको हम क्या कहेंगे, कोटि पूरक। जैसे मान लेते हैं ये है, यहाँ पर एक कोण ये हमने ले लिया 30 अंश का, और ये दूसरा कोण है 60 अंश का, ठीक है।
तो इसमें पहला कोण ये हुआ, दूसरा कोण ये हुआ। इन दोनों को अगर हम जोड़ा जाए तो क्या होगा, 30 + 60 बराबर 90 माने एक समकोण। तो जब दोनों कोणों का मान कितना हुआ, 90 अंश हुआ, तब इसको हम क्या कहेंगे, कोट पूरक कहेंगे। ठीक, इसका कोट पूरक ये होगा और इसका कोट पूरक ये होगा। ठीक, कोण ABD का कोट पूरक क्या हो जाएगा, कोण DBC। ठीक, ये समझ गए। तो ये है दोनों का योग। अब इसमें अगर आपको कह दें कि जैसे हम बोल दें 60 का कोट पूरक क्या होगा, 60 अंश का कोट पूरक क्या होगा, 60 अंश का कोट पूरक, इसका मतलब ये हुआ कि 60 अंश जो है अभी पूरा नहीं है, कुछ इसमें मिलाया जाए तो पूरा होगा। तो कितना पूरा करना है, 90 पूरा करना है। तो 60 में 30 आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90। तो इसका मतलब ये 60 अंश का कोट पूरक क्या है, 30 अंश है। अगर मान लेते हैं 40 अंश का होता तो मान लीजिए एक कोण जो है 40 अंश का है, इसका कोट पूरक क्या हो जाएगा, तो आप 90 में से इसको घटा दीजिए तो 50। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई कोण का मान दिया है तो उसका अगर कोट पूरक पूछा जा रहा है, एक कोण का मान दिया तो आपको कुछ नहीं करना, जो दिया उसको 90 में से घटा दीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए 25 अंश दिया है, इसका पूछा गया कोट पूरक, तो क्या करेंगे, इसको 90 में से आप क्या करेंगे, घटा देंगे, जो आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोट पूरक हो जाएगा। इसी प्रकार है समपूरक। समपूरक क्या है, दोनों युग्म कोणों का मान जो होगा वो क्या होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 60 अंश का हो गया। ठीक, ये कितने का हो जाएगा, 120 का, ABCD, पहला कोण ये, दूसरा कोण ये। ठीक, यहाँ पे कितने का हुआ, 60 अंश का हुआ, दूसरा कितने का हुआ, 120 का हुआ, जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 अंश। जब दो युग्म कोणों का ये योग 180 अंश हो तब इसको हम क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे। इसी प्रकार इसमें से अगर दिया है, जैसे मान लीजिए इसमें हम कह दें कि एक कोण जो है 120 अंश का है, तो इसका कोट समपूरक क्या होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ 90 में से घटा रहे थे, यहाँ हमको इसकी कोट को पूरा करने के लिए क्या करना है, 180 में से घटा देना है। तो 180 में से 120 घटाएं, कितना आ गया, देखिए फिर 60 आ गया। तो ये जो हुआ कोण, पहला कोण जो हुआ दूसरे कोण का क्या है, ये समपूरक है, और दूसरा कोण जो है वो इस कोण का क्या है, समपूरक कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हुआ कोट पूरक और समपूरक कोण। तो आपको ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋज कोण, बृहद कोण, इसको आप पहले से जानते हैं। कुछ लोग इसको भी जानते रहे होंगे, जो नहीं जानते थे वो जान गए। ठीक है, तो आपको इसमें आपके जो लेवल पे है वो इसी तरह से पूछा जाता है कि आपको कोण दे दिया जाए, पूछा जाएगा इसका कोट पूरक बताइए, इसका समपूरक बताइए। ठीक है, जैसे आप देखिए, लिख लीजिए, निम्नलिखित के समपूरक बताइए, समपूरक बताइए। ठीक है, लिखते हैं 135 अंश, ठीक, 140 अंश, 60 अंश, 45 अंश। ठीक है, दूसरा है निम्न के कोट पूरक बताइए, कोट पूरक क्या होंगे। ठीक, 35 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 45 अंश। ठीक, तो आप इस एक्सरसाइज को आप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे चलेंगे, और अभी तक आप जो संरचना पढ़े देखिए, इनका मुंह खुला हुआ है ना, कोणों का मुंह खुला रहता है। अब हम चलेंगे, इनके मुंह को बंद कर देंगे ना। दो भुजा है तो यहाँ पर एक हम और लगा देंगे, मुंह इसका बंद हो गया तो 3 भुजा हो गई, 3 भुजा से घिर गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। तो अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको त्रिभुज। तब तक के लिए धन्यवाद।